मित्रों नमस्कार। मैं मुकेश नागर कोटा ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, अगर कोई पहली बार वीडियो देखता है और उसे अच्छा लगता है तो निश्चित रूप से चैनल से जुड़िए साथियों। यहां पर आप लोगों को मैं फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड या किसी भी स्टेट में कोई भी एग्जाम होता है, हिंदी साहित्य का इतिहास अगर वहां पर आता है तो इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। बस विश्वास कीजिए और साथियों मेरे साथ पढ़ते रहिए। साथियों, जो विश्वास करेगा उसी की जीत होगी। अब मैं किसी के लिए कुछ तो बोल नहीं सकता, लेकिन बहुत सारे लोग जो है और भी कोचिंग वाले स्टूडेंट मैं आपको बता देता हूं इन नोट्स से पढ़ रहे हैं साथियों। जितने भी ऑफलाइन कोचिंग ले रहे हैं ना, वो व्यक्ति भी वो स्टूडेंट भी इन नोट्स से पढ़ रहे हैं। अब आप सोच लीजिए। इसलिए साथियों विश्वास कीजिए और अपनी जीत को सुनिश्चित कीजिए साथियों। चलिए मित्रों, देखते हैं आज का सेशन क्या रहता है। साथियों, आज हम लोग पढ़ेंगे यहाँ से, तो ये वीडियो यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे। देखिए, जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखित परिणीत करुणालय। जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखित जो करुणालय है वो हिंदी का प्रथम गीति नाट्य कहा जाता है। यानी कि करुणालय की रचना किसने करी? जयशंकर प्रसाद ने। और इसे हिंदी का क्या कहा जाता है? गीति नाट्य कहा जाता है मित्रों। तो चलिए अगली बात है, निराला के द्वारा कृत राम की शक्ति पूजा। राम की शक्ति पूजा रचना किसने करी थी? निराला ने करी थी। जो संपूर्ण छायावादी काव्य की एक उत्कृष्ट कृति मानी जाती है साथियों। जो राम की शक्ति पूजा है, इस रचना को लिखने वाले हैं निराला जी। और इसे हम लोग जो है संपूर्ण छायावाद की श्रेष्ठ रचना मानते हैं साथियों। चलिए आगे बात करते हैं। जूही की कली। जूही की कली जो 1916 में लिखी गई है, 1916 में प्रकाशित हुई, यह भी निराला की पहली कविता मानी जाती है साथियों। जूही की कली जो रचना है वो 1916 में प्रकाशित हुई थी और इसे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की पहली कविता माना जाता है मित्रों। तो साथियों ये चीज आप लोगों को ध्यान रख लेनी है। ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है, बस आप विश्वास कीजिए, मैं सही बता रहा हूँ। इन नोट से बाहर एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, चाहे आप कोई सा भी कंपटीशन दे रहे हो साथियों। अगली बात है, हिंदी साहित्य में महाप्राण शब्द जो है निराला के लिए प्रयुक्त होता है साथियों। तो निराला जब हमने पढ़ा था, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बारे में बहुत कुछ डिटेल से हम लोगों ने पढ़ा है। तो वहां पर निराला के लिए एक शब्द का प्रयोग किया गया था, वो है महाप्राण। तो महाप्राण शब्द यानी कि महाप्राण उपनाम से किसको जाना जाता है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को जाना जाता है मित्रों। आगे बात करते हैं, निराला ने मतवाला और समन्वय पत्रों का सुधा पत्रिका का संपादन किया था। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए साथियों। जो निराला जी थे, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी थे, उन्होंने मतवाला और समन्वय, मतवाला और समन्वय इन पत्रों का संपादन किया। और एक पत्रिका थी सुधा, एक पत्रिका थी सुधा। तो साथियों पत्र तो थे मतवाला और समन्वय, और पत्रिका थी सुधा, इनका संपादन इन्होंने किया था साथियों। मतवाला पत्र से ही इन्होंने प्रोत्साहित होकर के अपने आप का जो नाम है वो इनका निराला रख लिया था, ऐसा भी कहा जाता है। आगे है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को निराला उपनाम जो है सर्वाधिक प्रसिद्ध मतवाला पत्र से ही प्राप्त हुआ था। देखो मैंने बात बताई, आ गई ना साथ में। आगे साथियों, हिंदी में निराला को मुक्तक छंद का प्रवर्तक माना जाता है। तो ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है मित्रों, ये क्वेश्चन इतना पूछा जाता है कि मुक्तक छंद का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो साथियों किसको माना जाता है? निराला जी को ही माना जाता है। मुक्तक छंद का प्रवर्तक किसको माना जाता है? निराला जी को माना जाता है मित्रों। आगे बात करेंगे कुकुरमुत्ता। कुकुरमुत्ता में निराला ने सर्वहारा वर्ग की प्रशंसा और धनवानों की घोर निंदा करी है। सर्वहारा मतलब सब जगह काम करने वाला जो वर्ग है उसकी प्रशंसा करी है, और जो धनवान है उनकी इन्होंने निंदा करी है मित्रों। तो ये चीज आपको याद रखनी है, जो कुकुरमुत्ता रचना जो निराला के द्वारा लिखी गई थी। आगे सबसे इंपॉर्टेंट रचना इनकी आती है सरोज स्मृति, को हिंदी संसार का सर्वाधिक शोक गीत माना जाता है। साथियों जो निराला है वो इनकी बेटी थी सरोज, उनका उसका देहांत हो जाने के बाद में निराला बहुत ही टूट गए थे। तो उन्होंने उसकी याद में एक सरोज स्मृति, उसकी स्मृति में सरोज स्मृति एक रचना लिखी, जो हिंदी संसार का सर्वाधिक एक शोक गीत माना जाता है साथियों। आगे बात करेंगे, निराला को छायावाद, प्रगतिवाद और प्रयोगवाद तीनों का काव्य आंदोलन का पथ प्रदर्शक माना जाता है। तो ये बात आप याद रखिए मित्रों।
छायावाद, प्रगतिवाद और प्रयोगवाद। छायावाद, प्रगतिवाद और प्रयोगवाद तीनों का ही जो तीनों का जो तीनों ही काव्य आंदोलन है, उनका पथ प्रदर्शक जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को माना जाता है मित्रों। निराला की कविताओं का प्रकाशन जो क्रम है, ये इनका जरूर क्रम पूछा जाता है तो मित्रों इनको इसी तरह क्रम से याद रख लीजिए। अनामिका, कुकुरमुत्ता, नए पत्ते और गीत कुंज। अनामिका, कुकुरमुत्ता, नए पत्ते, गीत कुंज। अनामिका इन्होंने 1923 में प्रकाशित हुई, कुकुरमुत्ता 1942 में, नए पत्ते 1946 में और गीत कुंज जो है 1958 में प्रकाशित हुई थी मित्रों। तो इस तरह से आप इनको याद कर सकते हो, ये सारी की सारी निराला की ही रचनाएं हैं। आगे बात करते हैं मेरे साथियों। चलिए, सुमित्रा नंदन पंत के बारे में देखो। सबसे पहले हमने जयशंकर प्रसाद का पूरा डिटेल से ब्रीफ में भी किया, तब विशेष तथ्य में भी जयशंकर प्रसाद पूरा क्लियर हो चुका है, निराला क्लियर हो चुका है। अब सुमित्रा नंदन पंत पर हम जो आ चुके हैं, विशेष तथ्य में भी आपका इतना तगड़ा रिवीजन में करवा देता हूं साथियों, कहीं से भी एक क्वेश्चन बाहर नहीं निकल सकता, मेरी गारंटी है साथियों। आपका कमेंट इतना जबरदस्त आना चाहिए, सर मजे आ गए यार, सर मजे आ गए, जबरदस्त। ठीक है साथियों। तो सुमित्रा नंदन पंत को छायावाद का विष्णु कहा जाता है। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि पंथ प्रसाद पंथ निराला, ये मैंने आप लोगों को बताया था, प्रसाद पंथ निराला। तो ब्रह्मा ब्रह्मा विष्णु, ब्रह्मा विष्णु महेश, इस तरह से हम लोग इनको नाम दे सकते हैं। ठीक है। तो प्रसाद पंत निराला, ब्रह्मा विष्णु महेश, इस तरह से याद कर सकते हो आप। तो सुमित्रानंदन पंत को छायावाद का क्या कहते हैं हम लोग, विष्णु कहते हैं, कहा गया। सुमित्रानंदन पंत की पहली कविता थी गिरजे का घंटा। तो साथियों, सुमित्रानंदन पंत की पहली कविता कौन सी थी, गिरजे का घंटा रही है। और सुमित्रानंदन पंत की प्रथम छायावादी रचना थी उच्छ्वास। पहली रचना की बात करें तो गिरजे का घंटा, और प्रथम छायावादी रचना की बात करें मित्रों तो उच्छ्वास, आपको ध्यान रखना है। आगे है गुंजन। गुंजन को सुमित्रानंदन पंत का अंतिम छायावादी काव्य संग्रह माना जाता है, याद रख लीजिएगा। जो गुंजन रचना है, इसको अंतिम छायावादी काव्य संग्रह माना जाता है सुमित्रानंदन पंत का। आगे बात करेंगे, युगांत में छायावादी प्रवृत्ति का अंत और प्रगतिवाद का उदय मिलता है। युगांत देखो, युगांत युग प्लस अंत से ही हमें पता लग रहा है कि एक युग जो है खत्म हुआ और दूसरा युग का उदय हुआ। अर्थात युगांत जो रचना है उसमें छायावादी प्रवृत्ति का अंत है और प्रगतिवाद का यहाँ पर उदय होता है साथियों। तो छायावाद के बाद में जो भी काल आएगा वो प्रगतिवाद ही आएगा, ये ध्यान रख लेना। आगे है, इनका जो अंतिम काव्य है वो लोकायतन था, किसका, सुमित्रानंदन पंत का। सुमित्रानंदन पंत जो है अरविंद दर्शन से प्रभावित थे, ये बात आप अच्छे से याद रख लीजिए। सुमित्रानंदन पंत जो है किससे, किस दर्शन से प्रभावित थे, अरविंद दर्शन से ये प्रभावित थे साथियों। कोई जैन दर्शन से होता है कि ये अरविंद दर्शन से प्रभावित थे। आगे बात करते हैं मित्रों, खादी के फूल सुमित्रानंदन पंत तथा बच्चन द्वारा रचित एक सहयोगी रचना मानी जाती है। जो खादी के फूल रचना है वो पंत जी की और बच्चन जी की एक सहयोगी रचना रही है। युगवाणी में गांधी और मार्क्स का प्रभाव स्पष्ट देखने को मिलता है। इनकी जो युगवाणी रचना है सुमित्रानंदन पंत की, उसमें गांधी जी और मार्क्सवाद का प्रभाव देखने को मिलता है। लोकायतन के लिए पंत जी को सोवियत लैंड पुरस्कार दिया गया था। जो लोकायतन इन्होंने काव्य संग्रह लिखा, उसके लिए इनको सोवियत लैंड पुरस्कार प्राप्त हुआ था। बहुत तगड़ी बातें हैं मित्रों, बहुत तगड़ी। आगे है, कला और बूढ़ा चांद, जो कृति के लिए सुमित्रानंदन पंत को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। सुमित्रानंदन पंत को जो कला और बूढ़ा चांद है, इसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। किसे, सुमित्रानंदन पंत को प्राप्त हुआ था मित्रों। चलिए आगे बात करते हैं यहाँ पर। अगला है लोकायतन। जो लोकायतन रचना है वो इनकी एक प्रबंध काव्य रचना मानी जाती है, किसकी, सुमित्रानंदन पंत की। पल्लव की भूमिका, छायावाद का घोषणा पत्र कहा जाता है। पल्लव को जो है साथियों छायावाद का घोषणा पत्र कहा जाता है। आगे है, पल्लव को प्रकृति की चित्रशाला भी हम लोग कहते हैं साथियों। सुमित्रानंदन पंत अर्थात ये प्रकृतिवादी थे, प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत को कहा जाता है। पंत जी को प्रकृति का सुकुमार कवि कहते हैं, इन्होंने सबसे ज्यादा प्रकृति के ऊपर कविताएं लिखी। छायावाद के प्रमुख कवियों में महादेव वर्मा के गीतों में मधुर वेदना की मर्म अभिव्यक्ति मिलती है साथियों। अब महादेव वर्मा के बारे में हम थोड़ा बहुत देखेंगे। चलिए, महादेवी वर्मा को सजल गीतों की गायिका
और आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। बिल्कुल 100% साथियों, मजा आ गया यार साथियों। मतलब इन नोट्स को यार मैं जब दोबारा मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ ना यार, मुझे भी इतना आनंद आ रहा है। मैं इसमें ये सोच रहा हूँ, हमेशा मेरा मन ये कहता है साथियों, यार इससे बाहर क्या जाएगा यार, इससे बाहर कुछ भी जाने वाला नहीं है यार मित्रों। मतलब जबरदस्त बातें हैं यार, दिल खोल के लिखा गया नोट्सों का, मतलब जबरदस्त है यार, दिल मतवाला हो गया यार, मजे आ गए साथियों। आपका दिल क्या करता है साथियों इन नोट्स के प्रति, जरूर मुझे बताइएगा कमेंट के माध्यम से। साथियों मजा आ जाना चाहिए, आपको भी दिल खोल के कमेंट कीजिएगा, ठीक है। और भी जितने भी स्टूडेंट आपके सहयोगी साथी हैं, प्लीज उनसे भी आप राय लीजिए कि ये नोट्स कैसे हैं जो मैं पढ़ रहा हूँ, उनको भी बताइए। आपका कमेंट आना चाहिए मेरे पास कि सर मैंने बताया है। आगे है दिया, महादेवी वर्मा की खड़ी बोली की प्रथम कविता मानी जाती है, कौन सी, दिया। आगे है सांध्य गीत में महादेवी वर्मा जी दार्शनिक विचार अधिक प्रौढ़ रूप में उभर कर आए हैं, किसमें, सांध्य गीत में। फिर देखिएगा महादेवी वर्मा में रहस्य भावना भी देखने को मिली है, सर्वाधिक पाई जाती है साथियों। निहार महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संकलन माना जाता है, कौन सा, निहार, 1930 में लिखा गया काव्य संकलन है, ठीक है। आगे है महादेव वर्मा के काव्य संग्रह का क्रम, निहार रश्मि निर्जा सांध्य गीत, निहार रश्मि निर्जा दीपशिखा। तो यहाँ दीपशिखा वाली बात आ गई, 30 32 35 42, 30 32 35 42, निहार रश्मि सांध्य गीत, निहार रश्मि निर्जा दीपशिखा, निहार रश्मि निर्जा सांध्य गीत भी आ सकता है, ठीक है। आगे बात करते हैं, बहुत तगड़ी बातें हैं मित्रों, चलिए आगे देखते हैं। यामा काव्य संग्रह के लिए महादेव वर्मा को मंगला प्रसाद पारितोषिक और ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। हरिवंश राय बच्चन को शाही रोमांस का कवि कहा जाता है। हरिवंश राय बच्चन, शाही रोमांस का कवि किसको कहा जाता है, हरिवंश राय बच्चन को कहा जाता है मित्रों। अब जो छायावाद के अन्य कवि रहे हैं, उनके बारे में भी हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। छायावाद के अन्य कवि हैं श्याम नारायण पांडे। श्याम नारायण पांडे का जो समय रहा 1907 से 1991 का समय रहा है। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो है हल्दी घाटी, 1939 में इन्होंने लिखी। हल्दी घाटी बहुत बार पूछी गई रचना है। हल्दी घाटी किसकी रचना है, श्याम नारायण पांडे की है। जौहर भी बहुत बार पूछी गई है साथियों। तो हल्दी घाटी पे इनको देव पुरस्कार मिला था, जौहर पर इनको द्विवेदी पुरस्कार मिला था। त्रेता के दो वीर तुमुर भी इनको कहते हैं, रिमझिम भी इनकी रचना है श्याम नारायण पांडे की। तो हल्दी घाटी, जौहर, त्रेता के दो वीर, रिमझिम, ये श्याम नारायण पांडे की प्रमुख रचनाएं मानी जाती है साथियों। चलिए आगे बात करेंगे, छायावादी युग की अन्य काव्य धाराएं कौन कौन सी रही हैं। तो छायावादी युग की अन्य काव्य धाराएं साथियों, व्यक्ति चेतना काव्य धारा जिसको हालावाद भी कहते हैं। दूसरे राष्ट्रीय चेतना प्रधान काव्य धारा यानी कि राष्ट्रीय सांस्कृतिक कविता कहते हैं। तीसरे समष्टि चेतना प्रधान काव्य धारा जिसको समेकित काव्य धारा कहते हैं साथियों। छायावाद में नई नई काव्य धाराएं प्रकट हुई साथियों। जिस तरह से भक्ति काल में अलग अलग काव्य धाराएं, रामाश्री काव्य धारा, इसी तरह से प्रेमाश्री काव्य धारा, कृष्णाश्री काव्य धारा, इस तरह से साथियों जो है अलग अलग काव्य धाराएं हुई। उसी तरह से छायावाद में भी अलग अलग काव्य धाराएं हुई, जो तीन काव्य धाराएं प्रकट होकर के हमारे सामने आती हैं। उनमें से सबसे पहले काव्य धारा है व्यक्ति चेतना काव्य धारा, जिसको हालावाद के नाम से जाना जाता है। 1933 से 1936 तक ये रही। अगली है राष्ट्रीय चेतना प्रधान काव्यधारा, जिसको राष्ट्रीय सांस्कृतिक कविता भी कहते हैं। तीसरी थी समष्टि चेतना प्रधान काव्यधारा, जिसको समेकित काव्यधारा कहते हैं साथियों। तो पहले काव्यधारा में हम लोग पढ़ने वाले हैं, देखिएगा पहली काव्यधारा है व्यक्ति चेतना प्रधान काव्यधारा, जो हालावाद है, 1933 से 1936 तक रही। प्रेम और मस्ती की कविताएं इसमें लिखी जाती थी। व्यक्ति चेतना प्रधान काव्यधारा, जिसे हम लोग हालावाद भी कहते हैं, इसमें प्रेम और मस्ती की कविताएं लिखी जाती थी। इतनी सी बात भी अगर आपको याद रखी ना साथियों, कि हालावाद में कौन से यानी कि व्यक्ति चेतना प्रधान काव्यधारा में क्या लिखा गया, प्रेम और मस्ती की कविताएं लिखी गई, इतनी बात भी याद रहेगी तो मजे आ जाएंगे साथियों। चलिए आगे पढ़ते हैं। इसमें जब रोमांस या स्वच्छंदतावाद की प्रवृत्ति अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाती है, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार इस प्रकार की प्रवृत्ति को ही आलोचक हालावाद कहते हैं, ऐसा गणपति चंद्र गुप्त ने कहा है। आगे बात करेंगे मित्रों, डॉक्टर नगेंद्र जो है इसे व्यक्तिवादी गीति कविता के नाम से जानते हैं। हिंदी साहित्य में हालावाद का आगमन फारसी साहित्य के प्रभाव से हुआ था। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि हालावाद का आगमन हिंदी साहित्य में कैसे हुआ, पारसी साहित्य से हुआ है मित्रों। चलिए आगे बात करेंगे अब।
इस काव्य धारा में मुख्य निम्न कवियों को शामिल किया गया। हालावाद में निम्न कवियों को शामिल किया गया है। सबसे पहले जो है हरिवंश राय बच्चन का आता है और इनको ही हालावाद का प्रवर्तक माना जाता है। अगले राइटर हैं भगवती चरण वर्मा, रामेश्वर शुक्ल अंचल, आर.सी. प्रसाद सिंह, नरेंद्र शर्मा, शंभुनाथ सिंह, हंस कुमार तिवारी, श्रीपाद सेन और देवराज दिनेश। ये सारे के सारे हालावाद के कवि माने जाते हैं। इनको बार बार पढ़िए मित्रों, बार बार पढ़िए। अब इनमें जो इंपोर्टेंट होगा उनको मैं आपको थोड़ा सा डिटेल से बता देता हूँ। चलिए यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे हम लोग हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन बहुत इंपॉर्टेंट है हालावाद के लिए। हरिवंश राय बच्चन का जन्म 1907 में हुआ और मृत्यु 2003 में हुई थी। इनका जन्म इलाहाबाद प्रयागराज में हुआ था और ये जाति से कायस्थ थे साथी, जो अमिताभ बच्चन है उनके पिताजी। इनकी जो प्रमुख रचनाएं रही है हरिवंश राय बच्चन की, ख्याम की मधुशाला 1935 में एक अनुदित रचना है। अंग्रेजी के प्रसिद्ध कवि फिट जेराल्ड कृत अंग्रेजी अनुवाद के आधार पर अनुवाद किया गया है साथियों। इनकी दूसरी रचना रही थी मधुशाला, जो 1935 में प्रकाशित हुई। फिर मधुबाला रही 1936 में, मधु कलश रही 1937 में, निशा निमंत्रण 1938 में, एकांत संगीत 1939 में, आकुल अंतर 1943 में, सतरंगिनी 1945 में, बंगाल का अकाल 1946 में, हाला हलाहल 1946 में, सूत की माला 1948, खादी के फूल बहुत पूछी जाती है 1948 में, मिलन यामिनी पूछी जाती है 1950, प्रणय पत्रिका 1955, त्रिभंगिमा 1961। ये सारे की सारी रचनाएं साथियों आपको 2 से 3 बार पढ़नी है और अपने आप को थोड़ा मनन करना है, ऑटोमेटिक याद होने लग जाएगी। आगे साथियों, चार खेमे 64 खूंटे 1962 में लिखी गई रचना है। फिर है मित्रों 17 नंबर पर आती है हरिवंश राय बच्चन की आरती और अंगारे। 18 पर धार के इधर उधर, जाल समेट और दो चट्टाने बहुत पूछी जाती है इनकी रचना। चलिए, सबसे चर्चित जो कृति है वो मधुशाला है, 1935 में प्रकाशित हुई थी। इनकी आत्मकथा भी हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि मानी जाती है, जो 4 भागों में प्रकाशित हुई साथी। ये चीज भी आपको याद रखनी है। हरिवंश राय बच्चन की जो आत्मकथा वो 4 भागों में प्रकाशित हुई। इनको इसी क्रम में याद रखना है, इनमें से पूछा जाता है हरिवंश राय बच्चन की जो आत्मकथा है वो 4 भाग कौन कौन से थे। तो लिखिए, देखिएगा। चार, क्या भूलूं क्या याद करूं 1969 में, पहली, ये क्रम से भी आप देख सकते हो। फिर इसके बाद में दूसरे क्रम पर नीड़ का निर्माण, फिर 1970 में। फिर है बसेरे से दूर 1978 में, और 10 द्वार से सोपान तक 1985 में। तो ये पहले नंबर पर आ जाएगी साथियों, ये दूसरे नंबर पर आ जाएगी, ये तीसरे नंबर पर आ जाएगी, ये चौथे नंबर पर आ जाएगी। तो क्रम से भी आप याद कर सकते हो। तो क्या भूलूं क्या याद करूं, बसेरे से दूर, नीड़ का निर्माण, फिर 10 द्वार से सोपान तक, ये सारी की सारी इनकी आत्मकथाएं रही है। क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, फिर बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक, इन सारी रचनाओं को मित्रों आपको याद रखना है। आगे आते हैं यहाँ पर। यह मूलतः आत्म अनुभूति के कवि माने जाते हैं। हरिवंश राय बच्चन के बारे में बहुत तगड़ी बात है ये है जो मूलतः है वो आत्म अनुभूति के कवि माने जाते हैं। कौन? हरिवंश राय बच्चन। इनको ही शय रोमांस का कवि भी कहा जाता है। हिंदी साहित्य में इनको प्रबंध शिरोमणि के नाम से जाना जाता है। इनको हालावाद का प्रवर्तक माना जाता है। सन 1932 में इन्होंने अपना प्रारंभिक साहित्य जीवन पायोनियर के संवाददाता के रूप में प्रारंभ किया था। इनको दो चट्टाने के लिए 1968 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था साथियों। तो दो चट्टाने जो इनकी रचना है उसके लिए 1968 में, दो चट्टाने रचना के लिए 1968 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया मेरे साथियों। तो साथियों, अगला वीडियो जो आएगा वो यहाँ से शुरू होगा साथियों। मेरे हिसाब से ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। मेरे को मतलब मेरा जो मन है साथियों ये है कि मैं सब कुछ आपको समाहित कर दूं, आपको सब कुछ दे दूं साथियों। मैं निष्पक्ष खेलता हूं, मुझे कोई लेना देना नहीं है साथियों। बस आपके कमेंट आते रहे, मैं प्रोत्साहित होता रहूं और वीडियो आप तक पहुंचते रहे साथियों। और भी लोगों को बताइए, लोगों को शेयर कीजिए, अपने जो भी व्हाट्सएप ग्रुप है साथियों उनको शेयर कीजिए। अच्छा लगेगा स्टूडेंट को साथियों। अगर आप लाइब्रेरी ज्वाइन कर रखी है आपने तो वहां स्टूडेंट को बताइए, ज्वाइन करवाइए साथियों, ग्रुप ज्वाइन करवाइए। जो चैनल है अपना उसको आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी मैं आप सभी को सौंपता हूँ साथियों। साथियों, कैसा लगा है आप लोगों को जरूर बताइएगा निश्चित रूप से। तो ये अगला वीडियो जो आएगा उसमें ये खत्म हो जाएगा साथियों, छायावाद।
तो फिर एक साथ भी मैं आप लोगों को डाल दूंगा। साथियों पढ़ते रहिए। एक साथ वाले को हम लोग पढ़ना थोड़ा मैं कम आस ये मानता हूँ, अलग अलग जो वीडियो आते हैं उनको पढ़िए साथियों। आप लोग अलग अलग डे वाइज आप इनको पढ़ोगे तो शायद ये आपको याद भी होंगे। चाहे एक वीडियो को 10 बार पढ़िए एक दिन में, तो मजा आ जाएगा साथियों। ठीक है मित्रों, तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू साथियों।